ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री और इको और पॉलिटी करेंट थोड़ा सा देखते रहना आप, तो समग्र तैयारी हो जाएगी। अप्रोच वही लेके चलना है, मेंस के लिए भी देख कर चलना है, हॉलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में कल हम लोग थे तो काफ़ी कुछ देखने को मिला कि कैसे मंदिर हमारे यहाँ बन रहे थे, वास्तुकला कैसे जो विकसित हो रही थी, और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में क्या अंतर मिला। बीच में एक बेसर कला है जो मिश्रित कला है, जो अपर कर्नाटका और महाराष्ट्र है। बहुत ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना, दो एक मंदिर हैं, दो तीन है, वो कर लेंगे हम लोग। मेन क्या है, द्रविड़ और नागर को समझना। और बहुत सी इसकी उप शैलियाँ हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ओडिशा है, खजुराहो है, इसके सब जो है स्टाइल हैं। जैसे आपका सोलंकी है, इनकी भी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि जगमोहन किसकी विशेषता है, तो ओडिसी। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि जगमोहन जो बारामदा टाइप बनता था, मंडप टाइप का, तो वो जगमोहन जो है वो बहुत बड़ी विशेषता है, वो ओडिशा का यानी कि नागर का ही है, लेकिन वो अलग से ही ओडिशा शैली। और जैसे खजुराहो है तो वहाँ का अपना अलग ही है। और एक हम लोगों ने देखा कि जो तालाब है वो सोलंकी में है, जिसको हम लोग कुंड कहते हैं, तालाब कहते हैं, जबकि जलाशय जो है नागर शैली में एब्सेंट है। गोपुरम भी एब्सेंट है। मंदिर के अंदर जो है चार दीवारी भी नहीं, वो नागर शैली का विशेषता नहीं है, वो बेस जो है द्रविड़ शैली का। जैसे गोपुरम है, बहुत ग्लोरीफाइड जो है, जो गेटवे हैं, जो उनके द्वार बनते हैं मंदिरों में, प्रवेश द्वार, उसको गोपुरम कहते हैं, वो बहुत भव्य बनते हैं। वो जो स्टाइल है वो साउथ की। जैसे गोपुरम में आपने देखा कि एक नायक शैली है, बहुत बाद में मिलेगी मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, यानी कि 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी। जो नायक शैली है बिल्कुल तमिलनाडु की, जिसमें मीनाक्षी मंदिर बना है मदुरई का, उसका सबसे जो है विश्व में सबसे प्रसिद्ध गोपुरम, बहुत खूबसूरत है, और विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा आप देखोगे तो खजुराहो में थोड़ा कामुकता ज़्यादा है। वहाँ की जो कला है वो वहाँ के समाज को बता रही, क्योंकि कला कहीं ना कहीं प्रतिबिंबन करती है। चित्रकला, मूर्ति कला, मार्शल आर्ट, विजुअल आर्ट, ये जितने भी आर्ट हैं ये कहीं ना कहीं फोकस करते हैं, हमारे समाज के टेंडेंसी को बताते हैं कि तत्कालीन समाज कैसा था। बड़ी गूढ़ता है कला में। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब आप देखोगे तो बिना गाइड के आप समझ भी नहीं सकते हो कि मूर्ति क्या कह रही, बहुत ही गूढ़ता है। तो जगह जगह पे शैली भी हम लोग पढ़ लिए। जैसे बेसर शैली है, बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, होयसल शैली भी कहते हैं, यानी कि बेसर का जो बेल्ट हो, जैसे चालुक्य है। राष्ट्रकूट शैली भी कहते हैं, राष्ट्रकूटों का बेल्ट है थोड़ा, चालुक्य का बेल्ट है। वारंगल शैली भी कहते हैं, होयसल शैली भी कहते हैं। और होयसल शैली में आप देखोगे तारानुमा सदृश बनने लगेंगी संरचनाएं, जस्ट लाइक अ स्टार लाइक। जैसे उसका जो प्लेटफॉर्म है, जगती है, वो स्टार की तरह दिखेगा, होयसल वाले जो मंदिर है। और वो भी इसी का पार्ट है, बेसर वाला। जैसे होयसलेश्वर वगैरह का मंदिर है अपर कर्नाटका, तो चालुक्य हुआ, राष्ट्रकूट हुआ, ये बेसर का ही बेल्ट। तो इसमें आप देखोगे तारामयी योजना आने लगी। अब आईएएस में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि द्रविड़ है कि नागर है कि बेसर है कि बिल्कुल होयसली है। तो एग्जैक्ट अगर शैली आ गया, जैसे मोंडेरा का सूर्य मंदिर, भीमदेव सोलंकी, भीमदेव फर्स्ट 1026, तो वो सोलंकी शैली है।
वैसे तो नागर शैली है, लेकिन एग्जैक्ट आ जाए तो सोलंकी शैली। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। जैसे विजयनगर है तो विजयनगर बेल्ट है द्रविड़ में, नायक बेल्ट है द्रविड़ में। तो ये सब उप शैलियाँ हैं किसकी? द्रविड़ की। जैसे पल्लव शैली है, चोल शैली है, पांडे शैली है, विजयनगर शैली है, ये द्रविड़ की शैलियाँ। लेकिन वहीं आप देखोगे जैसे पाल है, सेन है, पाल में आप देखो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जैसे झोपड़ी नुमा बनते थे। जैसे झोपड़ी आप देखे हो राउंड कट, वो चौचाला, दो चाला। चौचाला का मतलब 4 तरह का वो छतरी वाला बन रहा, उसको बंग छत कहते थे। बांग्लादेश में एक मंदिर है बागेश्वरी का मंदिर, तो बहुत ही फेमस पाल और सेन, इनकी भी वास्तुकारी बहुत फेमस रही। तो पाल और सेन की शैली ही प्रसिद्ध हो गई वो नागर वाली बेल्ट में पूरा। यानी कि इस तरह से आप देखोगे तो सब शैलियाँ भी हैं, उप शैलियाँ। तो उसमें बस फीचर्स को ध्यान रखना है, क्योंकि जब आर्किटेक्चर वाले में लिखोगे आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेंस, तब ये कंटेंट काम आएगा। तो इसको अप्रोच को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और हम लोग नागर के मंदिर लगभग बनवा चुके हैं, नागर के ही तो बनवा रहे थे। तो अब उसी से आगे बढ़ जाओ, आप लिखो बेसर वाले, बेसर शैली के मंदिर, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों मिले हैं। यानी कि शिखर भी बनेगा और विमान भी बनेगा। जबकि विमान किसका है? द्रविड़। और शिखर किसका है? नागर। यानी कि रेखांकित शिखर बन रहा है, यानी कि शंकु आकार बिल्कुल एकदम, और उसके ऊपर आमलक है, उसके ऊपर कलश। तो जो नागर वाला आमलक है वो गोलाकार है। आप उसको कभी जूम करके देखना, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन दो द्रविड़ वाला है, विमान के ऊपर जो कलश रखा है, जिसके ऊपर स्तूपिका है, वो जो विमान के ऊपर है वो अष्टकोणी है। जो उसके शीर्ष भाग पर रखा जिसपे स्तूपिका है, यानी कि विमान इज इक्वल टू शिखर। तो विमान के ऊपर जो आकृति बनी है राउंड कट, वो देखने में राउंड कट लग रही है लेकिन अष्टकोणी है, बहुत खूबसूरत आकृति। उसके ऊपर स्तूपिका रखा। तो वो फीचर्स को दिमाग में रखना है कि कहाँ कौन सा फीचर्स आ रहा, और दोनों को मिसलेनियस कर दिया जाए तो मिश्रित शैली का जन्म हो जाए। संकर शैली है, मिश्रित शैली है, जिसको हम लोग एक तरह से चालुक्य शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि चालुक्य वाला बेल्ट है, बादामी है, एलोरा है, पद्दकल है, ये होल है। राष्ट्रकूट शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मान्य खेत के राष्ट्रकूट हैं उनके द्वारा भी बनवाए गए हैं एलोरा में मंदिर, तो वो इस शैली के पार्ट बनेंगे। यानी कि मध्य भारत में देखा जाए तो विंध्य पर्वतमाला से लेकर अपर कृष्णा तक जो मंदिर बने हैं वो बेसर है। लेकिन इसको अगर हम लोग ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा राज्य भी याद करना पड़ेगा। यानी कि महाराष्ट्र और अपर कर्नाटका में जो मंदिर बने हैं, यानी कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन है? अजंता, एलोरा और बादामी और पद्दकल। तो महाराष्ट्र और ऊपरी कर्नाटक क्षेत्र में बनाए गए मंदिर किस शैली के हैं? मिश्रित शैली के मंदिर। उसमें 1-2 मंदिर हैं, एक होयसलेश्वर मंदिर, वो आता नहीं कभी, होयसल शैली, तो वो हेलोरिड वाले हैं होयसलेश्वर, होयसल। जैसे हम्पी है, हम्पी विजयनगर, विजयनगर किसके ध्वंसावशेषों पर है? हम्पी या हस्तिनावती। और वर्तमान में भी विजयनगर का नाम क्या है? हम्पी। अब विजयनगर किसके खंडारों पर बसाया गया? हम्पी। जैसे वो नहीं था पुर्दुचेरी, चेंज इनटू पांडिचेरी, नाउ व्हाट इज पुर्दुचेरी, तो उसी तरह। तो हम्पी विजयनगर का पुराना नाम भी है, नया नाम भी। तुंगभद्रा नदी के तट पर हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय।
तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना कि बेल्ट क्या है, अपर कृष्णा, अपर कर्नाटका। तो इसमें एक दो मंदिर, जैसे एक दशावतार का मंदिर है, एक दंती दुर्ग का है और एक जो है अपना एलोरा, और एक जो है अपना जो है वो एलोरा में कैलाशनाथ का, और एक दशावतार। तो लिख लो आप, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, कर्नाटक का एरिया है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा एलोरा में शिव का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया। ये मोनोलिथिक टेम्पल है, एकास्मक पत्थर से बना कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया गया। तो कैलाशनाथ के मंदिर कई जगह हैं, एक कांचीपुरम वाला है, वो द्रविड़ शैली का, ये बेसर शैली का। तो जो कांचीपुरम वाला है वो द्रविड़ का बेल्ट है। तो जो दंती दुर्ग के द्वारा बनवाया गया कैलाशनाथ का मंदिर, ये किस टाइप का मंदिर है? एकास्मक पत्थर से बना मोनोलिथिक टेम्पल है, एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और बड़ा ही फेमस मंदिर है। तो एक तो ये याद रखना आपको, और एक जो है एलोरा में ही है, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है। वो जो है सॉरी, ये दंती दुर्ग वाला जो है ये मंदिर जो है ये उसका है कृष्ण फर्स्ट का। इसको थोड़ा सा काट दो आप, दंती दुर्ग काट दो, दंती दुर्ग का नहीं है, वो दशावतार वाला मंदिर है। दंती दुर्ग के स्थान पर लिख लो आप कृष्ण फर्स्ट। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, संस्थापक नहीं, शासक। पहले लिख लो आप कृष्ण फर्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया गया, और जो संस्थापक हैं उनके द्वारा दशावतार का मंदिर बनवाया गया। अब लिख लो आप, दंती दुर्ग के द्वारा एलोरा में दशावतार का मंदिर बनवाया गया। ये दोनों राष्ट्रकूट मंदिर हैं। दशावतार का मंदिर बनवाया गया, विष्णु के 10 अवतार, एक देवगढ़ में है झांसी के निकट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन, और ये दशावतार मंदिर है एक एलोरा वाला। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों मंदिर बेसर शैली के, और एक होयसलेश्वर मंदिर है होयसल वालों का, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं। और बकिया बादामी की जो कलाकृतियाँ हैं, जो पद्दकल की हैं, जो अजंता एलोरा की हैं, अगर आपको पता चल गया कि ये बादामी का मंदिर है तो बेसर शैली हो। अपवाद को छोड़कर, अपवाद में कहीं भी कोई शैली का मंदिर बन सकता है, लेकिन हम लोग एक कॉमन फीचर लेके चल रहे हैं कि बेसर के मंदिर कहाँ मिलेंगे। और ऐसे तो आप देखोगे कि पापनाथ का मंदिर है दक्षिण में बना, लेकिन नागर शैली का है। एक तेली का मंदिर है ग्वालियर में बना है, वो द्रविड़ शैली का है। तो ऐसे अपवाद बहुत मिलेंगे। तो अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ साउथ मिडिल, तो इस तरह से आप देखोगे कुछ शैलियाँ इस तरह आएंगी। मेन शैली कौन है? द्रविड़ और नागर। अब आप हेडिंग डालो द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, और इसका बेल्ट क्या है? लोअर कर्नाटका और अप टू अंडमान, सुदूर दक्षिण में बनवाए गए मंदिर। तो इसमें जैसे कुछ उप शैलियाँ आएंगी, जैसे इसके संस्थापक शुरुआती दौर में कौन है? पल्लव, कांचीपुरम का पल्लव घराना, तो पल्लव शैली भी आ जाएगी, चोल शैली भी आ जाएगी। आगे किसने बढ़ाया? पांडे शैली भी आ जाएगी। और आगे किसने बढ़ाया? विजयनगर, विजयनगर पहले आ जाएगा, और फिर नायक शैली आ जाएगी। तो ये सब किसकी शैलियाँ हैं? उप शैलियाँ हैं द्रविड़ की। तो जैसे पल्लव है, फिर चोल है, फिर पांडे है, फिर विजयनगर है, फिर आपका जो है नायक शैली। और नायक शैली में ही मिलता है क्या? गोपुरम, जो छठी जो 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी, वो नायक शासकों के द्वारा बनाया गया है। जो मदुरई वाला मंदिर है, जो मदुरा वाला है, मदुरई का मंदिर है कांचीपुरम में, यानी कि वो जो गोपुरम बना है वो विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम,
बहुत ही, मतलब उसका आप गेट देखोगे तो लगेगा मंदिर पर भी भारी पड़ रहा, वो जो गोपुरम। यानी कि दक्षिण भारत अपने गोपुरम के लिए जाना जाता, सभागार के लिए, मंडप के लिए, विमान के लिए जाना जाता। जो उसके विमान है, तले पर तला, तले पर तला, तले पर तला, ऊपर वाला तला मंजिल छोटा होता चला जा रहा, और लास्ट में बन रहा क्या, विमान के ऊपर, यानी कि अष्टकोणीय बन रहा, उसके ऊपर स्तूपिका बन रही। तो वो मंदिर आप देखोगे जैसे पल्लव काल में, तो पल्लव में तो आप देखोगे जो स्ट्रक्चरल मंदिर में बन रहे हैं वो थर्ड स्टेप में मिलेंगे। पहले रथ मंदिर टाइप के थे, मंडप थे, क्योंकि पल्लव राजा ऐसे हैं कि उनके शासकों के नाम पर शैलियों का नाम पड़ा। पल्लव पॉलिटिकली फेमस नहीं है, जैसे दक्षिण भारत में कहा गया ना, भक्ति उपजी द्रविड़ में, लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने, सप्तदीप नौखंड। तो भक्ति वाज ओरिजिनेटेड इन द्रविड़। आप देखो राष्ट्रगान में भी द्रविड़ आता, इसका मतलब भक्ति कहीं न कहीं द्रविड़ में उत्पन्न हो रही। लेकिन द्रविड़ में उत्पन्न कहाँ हो रही है, पल्लव शासकों के संरक्षण में। और वहां किससे मुलाकात हो रही है, शैव अलवार और वैष्णव नयनार। अलवार और नयनार संतों के भक्ति गीतों में भक्ति आ रही। और लाए रामानंद, लाए रामानंद, यानी कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन का जनक तो रामानंद, हिंदी में प्रचार प्रसार करने वाले तो रामानंद, जाति पाति का विरोध करने वाले रामानंद। यानी कि लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने, सप्तदीप नौखंड। रियल फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज कबीर। यानी कि जब भक्ति पढ़ेंगे हम लोग, भक्ति सूफी पढ़ेंगे, तब आप देखोगे कि भक्ति एक आंदोलन के रूप में आ जाएगी। क्योंकि सबसे इजी अगर कोई साधन है तो गुणगान, भक्ति। ज्ञान भी टफ लगता, कर्म भी टफ लगता। मोक्ष प्राप्ति के यही साधन है, ज्ञान से कर लो, कर्म से कर लो, या रिझा के कर लो। तो सबसे इजी लगा यही भक्ति। तो भक्ति में क्योंकि स्वार्थ है नहीं, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। पीसीएस में बार बार आता, आईएएस में क्वेश्चन, भक्ति से आप क्या समझते हो, पूर्ण समर्पण। न वंदना है, न साधना है, न पूजा है, न अर्चना है, पूर्ण प्रपत्ति है, जिसमें रति मात्र स्वार्थ न हो। ऐसा नहीं है कि आईएएस की तैयारी है तो भक्ति हो रही है, प्री में नहीं आया तो रुक गई, नहीं, हेतु की नहीं, अहेतु की, निस्वार्थ भाव से। तो द्रविड़ में शुरुआत किसकी हो रही है, पल्लव से। तो हु वाज फाउंडर ऑफ द्रविड़ आर्किटेक्चर इन साउथ, पल्लव नरेश। तो पहले कौन सी शैली टकराएगी, पल्लव। कांचीपुरम का पल्लव घराना जो भक्ति को भी उत्पन्न कर रहा है, और भक्ति से ही कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी। लेकिन मंदिर की शुरुआत है, और जब मंदिर की शुरुआत है तो पहाड़ी को काट काट कर क्या बनाए गए, मंडप। मंडप बनाए गए, जैसे शादी विवाह का मंडप, तो मंदिर है ही नहीं। इसीलिए पूछते हैं कि इमारती मंदिर कब बना, तो सेकंड स्टेप में भी नहीं बना, थर्ड स्टेप में बनेगा जब नरसिंह वर्मन द्वितीय आए, प्राचीन। तो पहले स्टेप में नहीं बनेगा क्योंकि मंडप बने। दूसरे स्टेप में क्या बने, रथ बने, जैसे गोल्ड पैगोडा। अभी आपने कल पढ़ा कोणार्क, आपका भी कोणार्क तो इस समय वो एक तरह से कह दीजिए डैमेज अवस्था में जब बना था। तो आप देखो राजा बीच में मर गया, नहीं तो उसकी जो कल्पना थी न, वो अगर साकार हो गई होती न, तो एकदम बिल्कुल लगता है कि क्या मंदिर है, क्या एंगिल है। उसका नाम ही है कोण अर्क। अर्क माने सूर्य और कोण माने एंगिल।
एकदम गोद में ही रहता, लगता सूर्य की सारी अवस्थाओं को बता देता वो, कि शैशवावस्था है, कि मध्यमावस्था है, कि यौवनावस्था है, कि वृद्धावस्था है। सारी अवस्थाओं को कोणार्क का सूर्य मंदिर रिप्रेजेंट करता। आप देखो कभी उसकी स्टाइल, रथारूढ़ मंदिर, कितने तिलियां हैं, कितने चक्के हैं, कितने घोड़े हैं, जितने सूर्य के जो 7 घोड़े थे पूरे, और जितने महीने हैं 12 के सीक्वेंस में आप देखो चक्के हैं, उसके महीने भी हैं उसमें, सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा। कभी आप उसकी वास्तुकारी को देखो, तब लगता है, और हम लोग याद नहीं कर पाते हैं नरसिंह देव फर्स्ट को, सेंचुरी नहीं याद कर पाते हैं। 13वीं शताब्दी का मंदिर, नागर शैली का है बिल्कुल। इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे हमें उसे सजोना है, दिमाग में रखना। और एक बार फीड हो गया तो शायद जिंदगी नहीं निकलेगा, लेकिन रटना नहीं है, विकसित करना समझ, ताकि याद हो जाए। तो पल्लो शैली यानी कि पल्लो से शुरुआत हो रही है किसकी? द्रविड़। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर है इसलिए मंडप बना रहे हैं, शादी मंडप। तो आप लिख लीजिएगा, पल्लव काल में लिख लीजिएगा, पल्लव राजवंश में शासकों के नाम पर शैलियों का नाम रखा गया। शासकों के नाम पर शैलियों का नाम रखा गया। अब सोचो आप कैसे शासक रहे होंगे। शैलियां इनके नाम से हैं, जैसे महेंद्र शैली, जैसे मामल्ल शैली, जैसे राज सिंह शैली, जैसे नंदीवर्मन शैली। 4 शासक इन्वॉल्व हो गए। 610 से लेकर 850 तक लगातार मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ, जिसमें पहली शैली आ रही है क्या? महेंद्र वर्मन के द्वारा महेंद्र शैली। महेंद्र शैली में बिल्कुल इनिशियल स्टेज। राजा कौन है? महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में एक शैली विकसित हो रही है जिसमें पहाड़ियों को काटकर मंडप बनवाए जा रहे हैं। तो लिख लो आप, महेंद्र शैली में पहाड़ियों को काटकर सादे मंडप का निर्माण कराया गया, यानी कि अलंकरण विहीन मंडप, अलंकृत नहीं। फर्स्ट स्टेप है द्रविड़ शैली की शुरुआत। कहाँ द्रविड़ शैली में आप देखो गोपुरम है, कहाँ भव्य द्वार हैं, और कहाँ विमान है, और कहाँ पल्लव में शुरुआत है। शादी विवाह के जैसे मंडप होते हैं, जस्ट लाइक, जिसको हम लोग मंदिर भी नहीं कहेंगे, यानी कि मंदिर का इनिशियल फेज दक्षिण भारत। तो अगर आ जाए द्रविड़ शैली की शुरुआत कहाँ हो रही है? तो महेंद्र शैली, मंडप बन रहे हैं। और दूसरा स्टेप आया तो राजा आए कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और शैली का नाम पड़ा क्या? मामल्ल शैली या महामल्ल शैली। तो लिख लो आप, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली आई। और इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम आप सुने होंगे, महाबलीपुरम। ये बड़ा वर्ल्ड फेमस नगर है, महाबलीपुरम की कलाकृतियां, और जिसको मामल्लपुरम भी कहते हैं। मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं किस नगर को? महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम किसके नाम से अमर हो रहा है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वही राजा जिसने चालुक्य सेकंड को पराजित किया था, पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन सेकंड ने किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को। वही पल्लव नरेश, जिनके समय में चीनी यात्री इवान चांग गया था, वेन सांग गया था कांचीपुरम। तो कांची नगरी इनकी पॉलिटिकल राजधानी थी, लेकिन महाबलीपुरम नगरी इनकी सांस्कृतिक राजधानी बनी।
तो महाबलीपुरम नगरी किसके लिए फेमस है? मामल्ल शैली के मंदिर के लिए। और इस मामल्ल शैली में क्या बने? अलंकृत मंडप बने। तो लिख लो आप, अलंकृत मंडपों का निर्माण किया गया, यानी कि मंडप में धीरे धीरे अलंकरण आ रहा है। तो अगर सादे मंडप आए तो महेंद्र शैली, और अलंकृत मंडप आए तो मामल्ल शैली। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट हो रहा धीरे धीरे। और इसके बाद इसी राजा के देखरेख में बने क्या? सप्त पैगोडा, यानी कि रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके लिए ये राजा अमर हो गया। रथारूढ़ मंदिर बने, रथ मंदिर बने, जिन्हें क्या नाम दिया गया? गोल्ड पैगोडा, सप्त पैगोडा। एक ब्लैक पैगोडा आपने पढ़ा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और एक क्या है ये? स्वर्ण पैगोडा, सप्त पैगोडा, 7 मंदिरों का समूह। सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये भी मंदिर इमारती मंदिर नहीं है। ये भी मंदिर स्ट्रक्चरल टेम्पल नहीं कहलाएंगे, रथ मंदिर। अब मंदिर को हम लोग क्या मानते हैं? नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एकदम, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि उसमें विमान हो, गोपुरम हो, मंदिर। तो सेकंड स्टेप में भी नहीं आया। लेकिन कभी भी आ जाए रथ मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की कलाकृतियां किससे जुड़ी हैं? पल्लव। और यहाँ क्या बने? सप्तरथ, यानी कि सप्त पैगोडा। लेकिन उसमें सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ। लिख लो आप, सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रथ है धर्मराज युधिष्ठिर रथ। 5 पांडवों के हैं पूरे रथ। धर्मराज युधिष्ठिर रथ सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें राजा की मूर्ति भी बनी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है धर्मराज युधिष्ठिर। और उसके बाद लिख लो आप नकुल और सहदेव रथ, ये एक ही में है, नकुल सहदेव। फास्ट लिखो आप, भीम रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव एक ही में है। भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव हो गया, और युधिष्ठिर हो गया। फिर आप लिखो पिंडारी रथ, पिंडारी वहाँ की ग्राम देवी हैं, पिंडारी रथ। गणेश रथ कभी कभी परेशान करेगा तो पूछ लेगा सप्त में कौन नहीं है। जीएस के देखो कोई लिमिट हाई नहीं है, पढ़ते जाओ आप। और एक है वलय कुट रथ, वलय कुट, वलय कुट रथ। अब आप जोड़ो, कितने हो गए? 8 हो गए। द्रौपदी रथ को जोड़ा नहीं जाता है, तो सप्त पैगोडा में कौन नहीं जुड़ेगा? द्रौपदी। तो ध्यान देना है कि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, सप्त पैगोडा में इसकी गणना नहीं होती है। तो कई एंगल से क्वेश्चन आएगा, बड़े खूबसूरत खूबसूरत रथ बने। कभी आप साइट पे विजिट करना तो देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है क्या? गोल्ड पैगोडा, बिल्कुल एकदम गोल्डन कलर से, बिल्कुल। तो सप्त पैगोडा में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जिसमें राजा की आकृति है, और वो रथ है धर्मराज युधिष्ठिर रथ। और किसको शामिल नहीं किया जाता है? कौन सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ। बाकी अब वहाँ के स्थानीय देवताओं के हैं, जैसे पिंडारी हैं, वलय कुट हैं, वहाँ के तालाब वगैरह के हैं जो इस तरह के। गणेश रथ भी है। तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि कौन है कौन नहीं है, इस तरह से, क्योंकि महाबलीपुरम की कलाकृतियाँ बहुत फेमस। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि इस नगर को किसने बसाया? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसकी बात 3rd स्टेप में आ रही है राज सिंह शैली, राज सिंह शैली, नरसिंह वर्मन सेकेंड।
राज सिंह शैली और नरसिंह वर्मन सेकेंड, जो पल्लव वंश के सबसे प्रतापी राजा। तो पूरा दक्षिण और उत्तर भारत मत पढ़ना आप, ऐसे ही जहां जहां राजा मिल जा रहे हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना, नहीं तो बहुत बड़ा इतिहास है। कई महीना लगातार अगर हम लोग लगे रहें तो उत्तर दक्षिण भारत खत्म होता। तो इसलिए उसको समझना है कि कैसे मैनेज करेंगे हम प्री मेडिवल पीरियड को, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि नरसिंह वर्मन के बारे में पढ़ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में पढ़ना, जिनका एक टाइटल था क्या, राज सिंह। और राज सिंह शैली का जन्म हुआ किस राजा के संरक्षण में, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसी में बन रहा पहली बार क्या, इमारती मंदिर। तो लिख लो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल टेम्पल, यानी कि इमारती मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिसे वास्तव में आप मंदिर कहोगे। यानी कि मंदिर वाली जो विशेषता है वो आएगी इसमें, जैसे गोपुरम है और ये विमान है और ये आपका अष्टकोणी, इसका जो है वो ऊपर कलश है, ये सारी विशेषता आएगी अब जो मंदिर बनेंगे। तो कभी कभी पूछेगा द्रविड़ शैली में इमारती मंदिरों का निर्माण किस शासकों के समय में हुआ, तो पल्लव राजवंश, लेकिन कौन सा शासक था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और कौन सी शैली थी, राज सिंह शैली। तो इसमें लिख लो आप, कांचीपुरम में 2 मंदिर बने, एक तो कैलाशनाथ का शिव मंदिर और एक बैकुंठ पेरुमाल का विष्णु मंदिर। तो लिख लीजिएगा, कैलाशनाथ का शिव मंदिर कांची वाला है, कैलाशनाथ का शिव मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का विष्णु मंदिर। बैकुंठ पेरुमल, पेरुमल भगवान, बैकुंठ पेरुमल का विष्णु मंदिर। ये वर्ल्ड फेम के मंदिर है। कभी कभी पेपर में एडिटोरियल वगैरह आता है, पूरे पेज में रहते हैं दोनों मंदिर, पूरी फीचर, पूरी विशेषता। और तटीय शिव मंदिर भी बने हैं। तटीय शिव मंदिर का मतलब शोर टेम्पुल हैं, भोलेनाथ के ही हैं। और ये सब कहाँ बने हैं, कांचीपुरम। और अभी हम लोग कहाँ थे, महाबलीपुरम, अब कहाँ है, कांचीपुरम। इसके बाद आप देखोगे तो पल्लव शैली में थोड़ा सा ह्रास आता है। और फिर एक राजा आते हैं नंदी वर्मन, और नंदी वर्मन के समय में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण होने लगा। उसमें एक मातंगेश्वर मंदिर आएगा और एक आपका जो है एक तरह से कह लीजिए कि आपका ये एक होयसलेश मातंगेश्वर मंदिर है, एक और है त्रिभुवनेश्वर मंदिर। तो ये छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ से क्वेश्चन कम आता। लेकिन शैली कभी भी आ जाए तो 4 शैलियाँ, किसमें, पल्लव। यानी कि धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। और पल्लव शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ मिलेगा, राज सिंह, जहाँ इमारती मंदिरों का निर्माण होने लगा। इसके बाद इस शैली को टेक ओवर कर लेंगे कौन, चोल शासक। तो अब आप लिख लो, द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष, नेक्स्ट पैराग्राफ से। द्रविड़ शैली का विकसित स्वरूप, द्रविड़ शैली का विकसित स्वरूप तंजौर की चोल राजवंश के समय में देखने को मिलता है। तंजौर या तंजावुर, तंजौर के चोल राजवंश के समय में देखने को मिलता है। ये डायनेस्टी बड़ी फेमस है, तंजौर का घराना है। ये संगम काल में पहले उरगपुर, उरैयूर का घराना हुआ करता था, जब एक राजा हुआ करते थे करिकाल, जो कावेरी पट्टनम बंदरगाह उन्होंने बसाया था श्रीलंका से 16,000 मजदूर ले आकर। वो राजा थे करिकाल, जो संगम वंश के राजा थे, चोल वाले। और ये ऐतिहासिक राजा हैं, जो चोल डायनेस्टी है, ये 850 में आ रही है और विजयालय के द्वारा स्थापित है।
ये बड़ी ऐतिहासिक डायनेस्टी है। 850 का मतलब 9वीं शताब्दी। तो 9वीं शताब्दी के मिड में एक डायनेस्टी आ रही है तमिलनाडु में। तंजौर जिसकी राजधानी है, तंजावुर या तंजौर, विजयालय के द्वारा स्थापित है और भोलेनाथ के बिल्कुल फैन है। ईशान शिव, सर्व शिव, नटराज की मूर्तियां, जितने मंदिर बनेंगे मैक्सिमम भोलेनाथ के मंदिर। नयनार के लिए बहुत फेमस। और आप देखोगे कि इसी समय में एक राजा आएंगे लास्ट में, कुलोतुंग थर्ड, जिनके समय में आएंगे कंबन, जो तमिल रामायण लिखे हैं। तमिल रामायण कंबन के द्वारा लिखा गया, वो भी चोल संरक्षण में ही रहे। ये बड़े लंबे समय तक रह गए, फिर पांडे आ गए वहाँ। और एक चीज और ध्यान रखना है, इनकी नेवी बड़ी महत्वपूर्ण रही, नौसेना। कुछ बातों के लिए चोल हमारे यहाँ जाने जाते हैं, नेवी इनकी बहुत स्ट्रांग थी, पूरे श्रीलंका पर कब्जा था। अनुराधापुर को इन्होंने राजधानी बनाया। राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के समय में पूरा श्रीलंका पर अधिकार था। कभी भी आ जाए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अधिकार भारत के कब रहे, तो चोल घराना। यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी इस तरह से चोल राजवंश मिलेगा साउथ में। अब बिल्कुल साउथ में है, इसलिए लगता है कि बिना नेवी के काम नहीं चलेगा। यानी कि अगर इनके ज़माने में डच, पुर्तगीज, अंग्रेज ये आए होते तो ये जलबेड़े उठा के ले जाके रख देते लंदन या हॉलैंड। ये ताकतवर नेवी थी। विदेशियों को ये मतलब सत्ता स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था? नेवी, नवल पावर। चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे डच हो, और हमारी नेवी सबसे कमजोर थी उस समय। अकबर को देखो, पानी में उतरने के लिए इजाजत लेना पड़ रहा है। पुर्तगालियों की देखो आप। तो ये चीज हमें देखना है कि अगर ये समय है, ये चरमोत्कर्ष है नेवी का। और सबसे मजे की बात है कि ये पॉलिटिकल भी थे, ये कल्चरल भी थे, और ये इकोनॉमिकल भी थे। आर्थिक सत्ता भी जबरदस्त थी, कला संस्कृति का भी विकास कर लेता था, और राजनीतिक भी बहुत था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था। गांधी जी के जो सपने थे कि असली आबादी गांव में रहती है, क्या गांव में हम पहुंचा सकते हैं न्याय? क्या गांव में हम लेजिस्लेटिव व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं? जो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति से आई, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन आया, और वो दिन देखने के लिए आए जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1992-93। वो सपने साकार हुए कि असली आबादी गांव में रहती थी। काश न्यायालय गांव में चला जाता, ये कानून निर्माण की प्रक्रिया गांव में चली जाती, और ये शासन प्रशासन का ढांचा गांव तक चला जाता। ये है पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था 84 में, 85 में एल.एम. सिंघवी समिति आई। राजीव गांधी ने भी प्रयास किया, लेकिन वो समय आया ग्लोबलाइजेशन में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और वो सपने हमारे साकार हुए, और अनुच्छेद जुड़ा, भाग 9 और क जुड़ गया, ग्राम पंचायतें आ गई। और आप देखो, ग्राम पंचायती पहले से आ गई, और क जब जुड़ा तो नगर पंचायत भी आ गई। यानी कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन और सहकारी समितियां भी आ गई। 97th अमेंडमेंट। सारी अमेंडमेंट तैयार होना चाहिए आपकी, 104 से लेकर जितने भी हैं 104 तक जो एक्ट बन चुके हैं। जीएसटी किससे बना? तैयार, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो है संशोधन।
क्योंकि दो ही चीज की लड़ाई है देश में, संशोधन केस, संशोधन निर्णय, संशोधन निर्णय। कार्यपालिका तो अलग है बिल्कुल, विधायिका और न्यायपालिका। संशोधन होगा, केस आएगा, फिर होगा, फिर केस आएगा। तो ये चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि इतिहास चल रहा है, संविधान भी चल रहा है। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक आता है तो आप लगाते हो लॉर्ड रिपन, और पंचायती राज व्यवस्था का दर्पण आता है तो चोल काल में अभिलेख था पारंतक फस्ट का, उत्तर मेरूर अभिलेख, और उसको कहते हैं मिरर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पारंतक फस्ट का उत्तर मेरूर अभिलेख 917 का है, और उसको पंचायती राज व्यवस्था का दर्पण मांगते हैं। यानी कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका पूर्वगामी आ जाए, इसका अग्रगामी आ जाए तो कौन है? चोल सिस्टम। तो कैसे भूल जाओगे आप चोल को? 917 ईस्वी का है पारंतक फस्ट का उत्तर मेरूर का अभिलेख, जो पूरा सिस्टम का वर्णन करता है कि गांव में चुनाव कैसे होते हैं, सभासद का चुनाव कैसे होता है, नगर का प्रशासन कैसे चलता है, पूरा डिटेल है। तो कभी भी आ जा पंचायती राज व्यवस्था का पूर्वगामी कौन है? चोल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे सीख लिया अंग्रेजों ने, सिस्टम को सिस्टमैटिक कर दिया, और हम लोग लगाते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था का नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन, जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन जैसे ही ढलेगा आंसर वैसे ही पकड़ में आएगा, अगर आप पढ़े हो तब, नहीं तो मिस कर जाओगे, भाव ही नहीं समझ पाओगे पूछना क्या चाह रहा। दशकीय नियमित जनगणना आ गया तो 1881 लॉर्ड रिपन। कैसे भूल जाओगे आप रिपन, लीटन, कैसे भूल जाओगे? जब आप गवर्नर जनरल को नहीं भूल सकते हो, गवर्नर को नहीं भूल सकते हो, तो वायसराय ने तो सबसे ज्यादा शोषण किया, कैसे भूल जाओगे? वायसराय नहीं आता तो हमारे क्रांतिकारी नहीं पैदा होते, भूल कैसे जाओगे? सोचो आप, पूरा इतिहास बीत गया, क्रांतिकारी लास्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब शोषण का क्लाइमैक्स। सोचो, आप सोचो इतिहास के बारे में। पढ़ना तो आप पढ़ोगे तो याद ही होगा, लेकिन लिंक करना सीख लो। तो देखो आप कहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, और इनके समय में उत्तराधिकार की लड़ाई होती ही नहीं थी, क्योंकि ये बेटे को लेके जाते थे कि चल अभियान में तेरे को दिखाता हूं कैसे लड़ना, ऐसे तैयार करते थे, और अपने जीवन काल में फिक्स कर देते थे कि तेरे को राजा बनना है, संभालना पड़ेगा, और ट्रेंड करते थे। देखो आप, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, लेकिन कब तक? पतन तो होगा, पतन हुआ, खत्म हो गया सब सिस्टम। तो आर्ट एंड कल्चर में भी देखोगे, पॉलिटिकल में भी देखोगे, पंचायती राज में भी देखोगे, हर जगह देखोगे। क्यों? तंजौर की चोल राजवंश को बहुत, और चाइना से रिलेशन भी थे, और भूमि की पैमाइश भी करते थे। राजराज फर्स्ट को देखो, राजेंद्र फर्स्ट को देखो आप, यानी के बेटे थे। कुलोत्तुंग फर्स्ट को देखो आप, चीन में दूत मंडल भेजते थे। तो इनके समय में जो कला शुरू हुई उसको फर्ग्यूसन महोदय, कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन महोदय क्या कह रहे हैं? ये तो दैत्यों की तरह कंसीव करते हैं और जौहरियों की तरह पूरा करते हैं। मतलब इमारत इनकी देखोगे तो लगेगा ये तो जस्ट लाइक कंसीव बाय जायंट एंड फिनिश्ड बाय ज्वेलर्स। ये दैत्यकार लग रहा कि ये कंसीव किसने किया। कभी आप बृहदेश्वर मंदिर देख लो, 13 तलों वाला, दिखेगा ही नहीं। तो लगता है कंसीव्ड बाय जायंट्स और फिनिश्ड बाय ज्वेलर्स।
हमने कहा नहीं कि ये पत्थर पहुंचा कैसे, दैट्स इंजीनियरिंग स्किल। अशोक का अभिलेख पहुंचा कैसे मिर्जापुर से बिहार, दैट्स इंजीनियरिंग स्किल। स्तंभ, अशोक के समय में अगर सबसे फाइनेस्ट आर्ट आ जाए तो दैट इज पिलर आर्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान, खदान कहाँ है? मथुरा। खदान कहाँ है? मिर्जापुर। और स्तंभ कहाँ है? देश के कोने कोने। और साधन कुछ नहीं। तो आप सोचो कितना मतलब इंजीनियरिंग स्किल कितना विकसित था। और लोग कहते हैं कि लैक ऑफ हिस्टोग्राफी। बहुत बड़ा पुनरुद्धार करने की जरूरत है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कमजोर है हम लोगों का इतिहास, इसलिए हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं वो क्या रहा। विश्वगुरु बनने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आपको अगर आ गया जिस दिन इतिहास में, बोलने नहीं दोगे किसी को, क्योंकि सच्चाई है, रुला देगी। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि इनके समय में, इनके हाथ में जब आई कला, तो ये लड़ते भी थे और मंदिर भी बनाते थे, और इतना भव्य मंदिर बनाए कि लोग देखते रहे। उसकी शुरुआत हो रही है विजयालय के द्वारा। कुछ मंदिर बने छोटे छोटे, लेकिन राजराज फर्स्ट के समय में तंजौर में जो मंदिर बना वो 13 तलों वाला बना। तो लिख लो आप, राजराज फर्स्ट के समय में, राजराज फर्स्ट के समय में राजधानी तंजौर में शिव के 13 तलों वाले, शिव के 13 तलों वाले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, राजा के नाम पर मंदिर का नाम पड़ रहा, तो हल्के में तो इन्हें भी नहीं लेना। प्रजा कितनी मानती थी राजा को कि मंदिर में ले जाके पूजा कर रही है। अब आप सोचो, राजराज, और नाम क्या हो गया मंदिर का? राजराजेश्वर मंदिर। और 13 तलों वाला मंदिर है, 13 मंजिलों वाला मंदिर है, और साउथ का सबसे बड़ा मंदिर है नीलकंठ शास्त्री, 13 तलों वाला। और इनके बेटे के बारे में कहा जाता है कि उनके घोड़े गंगा घाटी में पानी पीते थे। लो आप, पिता से भी ज्यादा पुत्र हो गया प्रतापी। तो योग्य पुत्र का, योग्य पिता का योग्यतम पुत्र की जोड़ी बनाना है तो राजराज राजेंद्र, यह जोड़ी बड़ी मशहूर है इतिहास में कि अगर योग्य पिता का, उससे स्क्वायर क्यूब में योग्यतम बेटा अगर खोजना है तो राजराज राजेंद्र फर्स्ट। पूरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पूरा अपने जो है उसमें अधिकार में आ गए। जल बेड़े आप सोचो कितने जबरदस्त थे। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन है? राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर, 13 तला। और इस मंदिर को देखोगे, सारी स्टाइल जितना हमने लिखाया है सब मौजूद है, क्लाइमेक्स। और इनके बेटे हैं राजेंद्र फर्स्ट, उनके द्वारा एक राजधानी बसाई गई दक्षिण भारत में और गंगा घाटी के याद में। तो लिख लो आप, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, नेक्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम में, संभल के लिखना, गंगैकोंड चोलपुरम, देखो आप संधि विच्छेद कर दो आप, ये एक नई राजधानी बसा रहे हैं, नाम से ही लग रहा देखो है। इसीलिए साउथ वाला हिस्ट्री जल्दी नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे आएंगे नहीं दूसरे दिन बोले यही है इतिहास,
संगम पढ़ा दिया जाए, छोड़ देंगे। तो आप देखो गंगे कोंड, गंगा घाटी का कोंड, गंगा घाटी का विजेता किसी चोल राजा ने एक नगर बसाया जिसका नाम पड़ा क्या, गंगे कोंड चोलपुर। है तंजौर के पास में, तमिलनाडु में है। और ये क्वेश्चन कई बार तोड़कर आया कि गंगा घाटी में किसके पानी पीते थे घोड़े, राजेंद्र फर्स्ट। गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण किया, राजेंद्र फर्स्ट। कई तरह से क्वेश्चन आएगा। और सांस्कृतिक नगरी किसने बसाई, सांस्कृतिक नगरी, क्योंकि तंजौर इनकी पॉलिटिकल राजधानी और कल्चरल राजधानी क्या है, गंगा कोंड चोलपुर। और यहाँ शिव के 8 तलों वाले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। ये छोटा मंदिर है थोड़ा, तो लिख लो आप, शिव के 8 तलों वाले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। ये 8 तलों वाला है, राजधानी को याद रखना है। तो कोंड माने विजेता होता है, तो गंगा घाटी का विजेता कोई चोल राजा एक नगर बसाया जिसे नाम क्या दिया गया, गंगा कोंड चोलपुर। तो अब आप देखो हम लोग थोड़ा विजिट कर लिए चोल पल्लव। तो इस तरह से आप सेगमेंट में पूरा नहीं पढ़ना है, जहाँ जहाँ जिसको अप्लाई हो रहा है वहाँ वहाँ उसे पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं करना। लेकिन साउथ इंडिया तो पूरी किताब ही लिखा नीलकंठ शास्त्री ने, 300-400 पेज की तो किताब है। नॉर्थ इंडिया में 36 घराने हैं, वहाँ तो जाने के बाद लगता है कि छोड़ देता व्यक्ति, डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत पर आ जाता। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा तैयार करना, कल्चरल पार्ट है ये। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, राजपूत काल में होने वाले विदेशी आक्रमण। अब हम लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ पहुंचेंगे। राजपूत काल में होने वाले विदेशी आक्रमण। अब देखो राजपूत काल का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो आपको लगता है कि आप पोस्ट हर्ष के बाद, किसके बाद, हर्ष के बाद और 1206 से पहले। तो आप इसको लोकेट करो, 647 से लेकर 1206, यानी कि सल्तनत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सल्तनत की तरफ। और इसमें 2 घटनाओं को हमें ध्यान रखना है। एक तो कन्नौज को लेकर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि राजा चला गया, कौन, हर्षवर्धन, और कन्नौज को महत्वपूर्ण बना के चला गया। तो अब अराजकता आएगी तो कन्नौज के लिए लड़ाई होगी, और उस लड़ाई को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रगल, त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपलटाइट स्ट्रगल। किसके बीच होगा, बाइलेटरल होगा, फिर हो जाएगा ट्रायंगुलर। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इधर से इंटरफियर करेगा, इधर से पाल आएगा, इधर से गुर्जर प्रतिहार आएगा, और लड़ाई शुरू हो जाएगी किसको लेकर, कन्नौज। प्रतिहार को देखो, प्रतिहार का मतलब क्या है, द्वारपाल। और जितने भी आक्रमण होंगे किधर से होंगे, जल से या थल से होंगे, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। और यहीं पर ड्यूटी लगी है किसकी, गुर्जर प्रतिहार। और ये लड़ने कहाँ चले गए, कन्नौज। तो आक्रमण की संभावना लग रही है। तो ऐसे समय में हमें ये समझना है कि सऊदी अरब में कैसे इस्लाम धर्म का उद्भव विकास हो रहा है, और ये कैसे सुल्तान बन रहा, खलीफा आ जा रहा, खिल्लत आ जा रही है, मिल्लत आ जा रही है, कैसे कैसे अप्रूवल मिल रहा। तभी हम पहुंचेंगे क्या, सुल्तान के पास, दिल्ली सल्तनत। क्योंकि दिल्ली सल्तनत किससे बना है, जहां जहां सुल्तान होगा वहां वहां सल्तनत होगी, और जहां जहां खलीफा होगा
वहाँ वहाँ खिलाफत होगी। खलीफा से क्या बनेगा? और सुल्तान से सल्तनत। तो ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा था और एक तरफ विदेशी आक्रमण हो रहा था। और ये घटना किस सेंचुरी की है? 8वीं शताब्दी ईसवी सन 700-800 के बीच में। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें सऊदी अरब में कैसे इस्लाम धर्म का उद्भव विकास हो रहा है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पहुंचे और उसी दौर में हो रहा क्या? आक्रमण। और आक्रमण में भूमिका किसकी रही है? पहले खलीफा। आप देखोगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। यानी कि उमर के समय में 636 के आसपास थाना और बंबई के क्षेत्र में आक्रमण का प्रयास किया गया। और अरबी व्यापारी थे ही पहले से। आप देखो जब वास्को डी गामा का आगमन हो रहा है तो विरोध कौन कर रहा? अरबी। क्योंकि रोजी रोटी किसकी जा रही है? अरबी। और जमोरिन स्वागत कर रहा है। जमोरिन कह रहा ले जाओ, जड़ी बूटी मसाला ले जाओ। और जब ले गया तो 60 गुना लाभ कमाया। होश उड़ गए पुर्तगाल के। 60 गुना सब माइनस करने के बाद तो आए गए। हम लोग ऐसे हैं कि आक्रमण हो जाएगा, सारा सब कुछ है। लगता पूरे वर्ल्ड में अगर रॉ मटेरियल, सस्ते माल, कच्चे माल, सस्ते श्रमिक, मार्केट अगर किसी के पास है दुनिया में, एक कंट्री है इंडिया। आक्रमण ऐसे थोड़ी हो रहा। इसका मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कंट्री। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी व्यापार हम करने नहीं गए थे, व्यापार वो करने आया था, तब हम जुड़ गए उससे। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम जिस सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस समय की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पूरा लड़ाई का फेज है। यानी कि त्रिकोणात्मक संघर्ष, और त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंततः तीनों की हार होगी। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश अंततः थोड़ा जीतेगा, लेकिन जब जब राष्ट्रकूट इंटरफियर करेगा राष्ट्रकूट जीतेगा। और पाल और प्रतिहार में कौन जीतता रहा? प्रतिहार। इसका मतलब इस सिकड़ी में कौन सबसे कमजोर कड़ी थी? पाल। बड़े मजेदार क्वेश्चन आएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष से और आप कर लोगे। क्वेश्चन सिंपल आते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन भाग नहीं लिया? 3 याद कर लो। कितने समय तक चला? टोटल जो है 200 वर्षों तक चला, रियल में 100 वर्षों तक चला। रियल में 100 ईयर्स, इट लास्टेड फॉर ओनली 100 ईयर्स। कई फेज में आया और हर अल्टरनेट फेज में राष्ट्रकूट इंटरफियर करता रहा, क्योंकि ये आपस में लड़ लेते थे। जैसे मुंगेर की लड़ाई हुई तो प्रतिहार ने पाल को पराजित कर दिया, पाल इधर आया, इसको लेकर गया और प्रतिहार को पराजित किया। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष है। इसका मतलब पूरी तरह अव्यवस्था, और ऐसे समय में होगा विदेशी आक्रमण। तो एक तरफ त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज के लिए और एक तरफ सेंटर खाली, तो आक्रमण होने की संभावना। तो 2 कंसेप्ट हमने दिया। एक तो द कंसेप्ट ऑफ कैलिफ, खलीफा। इस्लामिक जगत का धार्मिक मसीहा कौन होगा? कौन होगा? खलीफा। लेकिन ऐसा नहीं, खलीफा के पास सेना भी है। और खलीफा लेटर जिसको दिया, खलीफा मंसूर जिसको दिया, खलीफा अप्रूवल लेटर जिसको दिया दुनिया में, वो बना शासक से क्या? शासक से क्या? सुल्तान। अब दुनिया में पहली बार किसी को लेटर मिला, दुनिया में पहली बार किसी को खिल्लत मिली, तो वो 999 AD में महमूद गजनवी को मिली। तो महमूद गजनवी बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, 999 AD, एंड गजनी बिकेम द फर्स्ट सल्तनत ऑफ द वर्ल्ड।
गजनी दुनिया की पहली सल्तनत और गजनवी दुनिया का पहला सुल्तान वही महमूद गजनवी जिसके बारे में कहते हैं 17 बार ट्रायल करेगा। हेनरी इलियट ने लिखा है कि 17 आक्रमण किया, 12 काउंट किया जा सकता है, 12 तो महत्वपूर्ण। अब उसका उद्देश्य पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है और इकोनॉमिकल है ही है, लूटपाट। कभी भी आ जाए कि भारत में आक्रमण के पीछे उद्देश्य क्या रहा है, तो एक तो धन ले आ जाना, साम्राज्य विस्तार कहाँ करना है, गजनी, और धन कहाँ से ले जाना है, इंडिया। आर्थिक कारण दिख रहा है, लेकिन जब आक्रमण का आप अध्ययन करोगे तो उसके अंदर जब जाओगे तो आपको पॉलिटिकल फैक्टर भी दिखेगा, क्योंकि वो गाजी भी है, वो मूर्ति भंजक भी है और वो सुल्तान भी है। टाइटल क्या धारण किया, गाजी। गाजी का मतलब बुत परस्ती को खत्म करना, मूर्ति पूजा को खत्म करना, गाजी। जैसे आप देखते हो ना कि जब बाबर की लड़ाई होगी तो खानवा के युद्ध के पहले जिहाद होगा, पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। तो एक टाइटल से लग रहा क्या कि देयर आर 3 फैक्टर्स बिहाइंड द इन्वेशन ऑफ महमूद गजनवी। पॉलिटिकल फैक्टर भी है, क्योंकि टाइटल क्या है, सुल्तान। और मुल्तान को और पंजाब को गजनी का अंग भी बनाएगा। दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर। सीमांत चौकी बनाएगा और आने वाले का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसका मतलब गजनवी ने मार्ग प्रशस्त किया किसका, मोहम्मद गोरी का। किसका, मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी के इरादे क्या थे, पॉलिटिकल। बोले हमें तो जो है मार्ग प्रशस्त करना है और दिल्ली सल्तनत की यानी कि एक तरह से सत्ता की स्थापना करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देना है, स्थापना नहीं करना। इसलिए सारा का सारा कार्यभार किसको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर द बैटल ऑफ चंद्रावर, तराइन के बाद चंद्रावर। तो एक महमूद गजनवी, एक मोहम्मद गोरी, लेकिन उससे पहले अरबिक अटैक होंगे। तो पहले कौन अटैक होगा, अरबी अटैक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। तो थोड़ा सा अप्रोच हम लोगों को यहाँ ध्यान में लेकर चलना है, क्योंकि इस टॉपिक में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना है कि कैसे कैसे हम लोग प्रवेश करेंगे इस टॉपिक। तो देखो आप कैसे, एक जो अप्रोच आ रहा है, गॉड से आप शुरू करो और गॉड ने अपने लाइट को जिनको दिया वो कहलाए पैगंबर। खुदा के प्रकाश से जो प्रकाशित होंगे प्रोफेट हो जाएं। हजरत मोहम्मद साहब प्रोफेट हो जाएं, पैगंबर हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, रसूल हो जाएंगे, नबी हो जाएंगे, क्योंकि जिब्राइल का पैगाम आ रहा। तो आप देखो इसके बाद इनकी लाइट से जो प्रकाशित होगा वही कहलाएगा क्या, खलीफा जहां बैठेगा, खलीफा जहां बैठेगा वही हो जाएगा क्या, खलीफा से जुड़ा ध्यान रखना। गांधी जी खिलाफत आंदोलन चलाए थे, अली ब्रदर्स, याद आ रहा, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, चौरी चौरा से रुक गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि खलीफा का जो विरोध करेगा उसका विरोध हम लोग करेंगे, क्योंकि इस्लामिक प्रजा सीधा कंट्रोल यहाँ से हो रहा। तो खिलाफत आंदोलन यानी कि मुस्लिम भाई अंग्रेज का विरोध करने लगे, ऐसा सिचुएशन आया, क्योंकि बात किसकी आ गई, खलीफा।
तो आप देखो ये स्थिति, और खलीफा जो पत्र देगा उसे क्या कहलाएगा? खिल्लत। द लेटर ऑफ कैलिफ इज कॉल्ड खिल्लत। खलीफा का लेटर जिसे मिल जाए, खलीफा का अप्रूवल जिसे मिल जाए, जहां मिल जाए सुल्तान हो जाएगा, और जहां बैठेगा सल्तनत हो जाएगा। शासक से सुल्तान बनने की ये बहुत बड़ी शर्त है। इस मान मर्यादा को चाहे सुल्तान मान रहा है चाहे नहीं मान रहा है, लेकिन ये लेना ही पड़ेगा। आप रजिया देखो, सुल्ताना, रजिया नोन एज, तो ये कंडीशन है खिल्लत। और एक कंडीशन है क्या? प्रजा का समर्थन, मिल्लत। प्रजा का समर्थन मिल जाए तो मिल्लत, और खलीफा का अप्रूवल मिल जाए तो खिल्लत। तो रजिया को तो मिला प्रजा का समर्थन, अधिकारियों का समर्थन मिला, जबकि इजाजत नहीं देता था इस्लाम। तो आप देखो कि खिल्लत मिल जाए और मिल्लत मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता? और खिल्लत मिल गया, मिल्लत मिल गया, तो क्या हो जाएगा? जहां बैठेगा क्या कहलाएगा? सल्तनत। तो सुल्तान से सल्तनत है कि सल्तनत से सुल्तान? सुल्तान से सल्तनत। तो जहां जहां सुल्तान होगा, तो आप बाबर को सुल्तान नहीं कहेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी को बादशाह नहीं कहेंगे। आया? इसीलिए दिल्ली क्या बनेगी? सल्तनत। फिर मुगल आएंगे तो क्या लेंगे बादशाह? बादशाह। मिर्जा की उपाधि को छोड़कर क्या लेंगे? बादशाह की उपाधि, बादशाह की उपाधि। ऐसा पद जिसको कोई छीन नहीं सकता है, और ऐसा पद जो किसी के द्वारा दिया गया। दोनों में जमी आसमां का फर्क है। तो सुल्तान को बादशाह मत समझ लेना, और बादशाह को सुल्तान मत समझ लेना। समझते हैं कुछ लूसेंट पढ़ने वाले, लूसेंट, कभी कभी हम देखते हैं उसमें बादशाह को सुल्तान कह रहा, सुल्तान को बादशाह। लिखने वाला भी क्या है? समझ नहीं विकसित हुई है क्या? देखो आप, तो ये क्लियर लग रहा है कि द लाइट ऑफ गॉड पेनिट्रेटिंग द हार्ट ऑफ हजरत मोहम्मद साहब, और हजरत मोहम्मद साहब सिद्ध रसूल नबी बन गए। एक ही प्रोफेट है। आप देखो, और ये लाइट दिए, खलीफा आ गया, और खलीफा ने मानपत्र दिया, मंसूर दिया, सुल्तान आ गया, और सुल्तान जहां बैठा सल्तनत हो गई, और खलीफा जहां बैठा खिलाफत हो गई। तो दुनिया की सबसे पहली खिलाफत कौन है? मदीना। कौन है? मदीना। पवित्र खिलाफत है। मदीना को गोल्डन सिटी भी कहते हैं, मक्का मदीना, क्योंकि जब लोग इनकी बात नहीं माने तो ये हिजरत कर गए, और हिजरत कर गए 622 में। तो शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हिजरी संवत की शुरुआत हो गई। और 622 में मक्का छोड़कर हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर कहाँ चले गए? मदीना। और इसी को कहते हैं क्या? हिजरी संवत। और 10 हिजरी संवत में डेथ हो जाती है मदीना में। तो मदीना बिकेम द फर्स्ट खिलाफत ऑफ द वर्ल्ड। और मदीना को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी। जैसे हमारे यहाँ मुल्तान है गोल्डन सिटी, जैसे हमारे यहाँ अमृतसर है गोल्डन सिटी। तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर के कारण बोल देते हैं, लेकिन मुल्तान क्या है? गोल्डन सिटी, स्वर्णिम नगर। और ये भी क्या है? स्वर्णिम नगर, पायस सिटी, पवित्र नगर, स्वर्णिम नगर, क्योंकि पवित्र खलीफाओं से जुड़ा है ये नगर। दुनिया का पहला खलीफा जो हुआ अबू बकर, यहाँ से।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मदीना, और मदीना के बाद आप देखोगे दमिश्क की खिलाफत, और दमिश्क की खिलाफत में कौन रहे? उमैया के खलीफा। और दमिश्क के बाद बगदाद की खिलाफत, और बगदाद में कौन रहे? अब्बासी खलीफा। और इसके बाद कहाँ पहुँच गए? मिस्र। और लास्ट में कहाँ मिलेंगे? तुर्की। और आधुनिक तुर्की का जब निर्माण होगा तो खलीफा का पद ही खत्म हो जाए, और वहीं से खिलाफत समाप्त। तो लास्ट खलीफा कहाँ रहेगा? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके लिए थोड़ा सा आप 632 से लेकर 662 थोड़ा सा समय याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सुल्तान किससे खिल्लत लेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। और उमैया की खिलाफत यहाँ से लेकर और 1750, यानी कि दमिश्क वाली, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा तो खलीफा कहाँ का अप्रूवल देगा? यहाँ वाला, क्योंकि 712 है। और जब महमूद गजनवी को अप्रूवल मिलेगा तो खिलाफत कहाँ है? बगदाद। और कौन से खलीफा हैं? अब्बासी के खलीफा। और ये कहाँ तक रहेंगे? ये रहेंगे बलबन तक, 1258। और इसके बाद मिस्र के हाथ में चली जाएगी और 1517, और इसके बाद आ जाएगी लास्ट और 1924। यानी कि जब मुगल साम्राज्य आया तो खिलाफत कहाँ चली गई थी? तुर्की, बाबर। और आप देखो 1517 इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी की डेथ, इब्राहिम लोदी का आना, लोदी डायनेस्टी। यहाँ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 999 AD महमूद गजनवी कहाँ से खिल्लत लेगा? बगदाद। और बगदाद के खलीफा हुआ करते थे अल कादिर बिल्लाह, और उन्होंने दिया खिल्लत, और महमूद गजनवी बन गया क्या? दुनिया का पहला सुल्तान, और गजनी बन गई क्या? दुनिया की पहली सल्तनत। नहीं तो ऐसे तो ढूंढते रहोगे कहाँ गया सुल्तान। तो ध्यान रखना है। यानी कि बगदाद के अब्बासी खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, और उन्होंने खिल्लत दिया किसको? गजनी में महमूद गजनवी को, और महमूद गजनवी बना दुनिया का पहला सुल्तान। और समय क्या था? 999 AD। वही राज्याभिषेक का समय, सुल्तान बनने का समय। इसके बाद आक्रमण का प्रतिज्ञा लेगा और 1000 से 27 के बीच में 17 बार आक्रमण करेगा। और 16वां आक्रमण होगा क्या? सोमनाथ का आक्रमण, 1000 से 27 के बीच। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां से आप देखोगे तो ये क्या उपाधि धारण कर रहा है? गाजी, मूर्ति भंजक और सुल्तान। देखो तीनों उपाधियां। मूर्तियों को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक, बुत सिकन, गाजी और सुल्तान। इसका मतलब कहीं न कहीं तीनों फैक्टर दिख रहे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर, मुख्य कारण क्या दिख रहा है? कि धन की प्राप्ति। धन सबसे ज्यादा कहाँ है? मंदिरों में। तो मंदिर लूटे जाएंगे, चाहे वो नगरहार के मंदिर हों, वृंदावन के मंदिर हों, चाहे ज्वालामुखी के मंदिर हों, चाहे चक्र स्वामी के मंदिर हो आड़ियारा में। प्राय आप देखो, और पंजाब के तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया। अब पंजाब में हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल ने आत्महत्या कर लिया लास्ट। 1001 में आक्रमण हुआ, 2 में चला गया लगातार। इसका मूल कारण क्या है?
डिसयूनिटी, यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी, क्योंकि इधर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, उधर लाभ उठाए अरबी, अरबी के बाद तुर्की मुस्लिम, और उसके बाद फिर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो ये साइड अगर आप देखोगे तो इस खलीफा यानी खलीफा से बन रहा क्या, खिलाफत। और खिलाफत क्या है, सेंटर। कितने जगह बना, अब देखो आप, यानी कि गजनी खिलाफत हो, गजनी सुल्तान सल्तनत हो गई, लाहौर सल्तनत नहीं बन पाई, गोर भी सल्तनत नहीं बन पाई, क्योंकि सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गोरी को खिल्लत नहीं मिली। तो मोहम्मद गोरी सुल्तान नहीं बन पाए और गजनवी को मिल गई, ऐबक को नहीं मिली, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक सुल्तान नहीं कहलाता। इल्तुतमिश को मिल गई तो इल्तुतमिश बिकम एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सल्तनत, यानी कि इल्तुतमिश को, अब आप देखो इल्तुतमिश को मिली कब, 1229, और इल्तुतमिश बदायूं का इक्तदार हुआ करता था और बदायूं सबसे बड़ी इक्ता थी, और 1229 में जाकर सल्तनत हुई, यानी कि दिल्ली हुई क्या, सल्तनत। और जबकि सिंहासन पर बैठ गया कब, आराम शाह के बाद 1210-11 के आसपास। 1210 में डेथ हो जाती है किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरा, मर गया। चौगान की परंपरा इन्होंने ही शुरू किया। तो इस स्टोरी को लिंक करो आप, कैसे, इसमें आप मत सबको रटो, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ अबू बकर, इन्हें याद करना पड़ेगा, उमर, उस्मान, अली, अली साहब को देखो आप, चौथे खलीफा। अबू बकर बिकेम एज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ द वर्ल्ड। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 10 हिजरी में मदीना में देहांत हो जाता है, यानी कि 632, 570 में जन्म होता है और 632 में इस दुनिया से चले जाते हैं। और इन्हीं के उत्तराधिकारियों में आप देखो, भरी सभा में चुनाव किया गया, अबू बकर बिकेम द फर्स्ट कैलिफ ऑफ द वर्ल्ड। अबू बकर दुनिया का पहला खलीफा बना, और अबू बकर के ही अनुयायी क्या कहलाए, सुन्नी। और इनके दामाद हुआ करते थे कौन, चौथे खलीफा अली साहब, और अली के अनुयायी कहलाए क्या, सिया। तो अगर सिया के अनुसार पहला खलीफा आ गया तो किसको लगाना है, अली को। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि कभी भी कोई बादशाह या सुल्तान अगर सिक्के पर खलीफा का नाम रखता था तो यही 4 खलीफा, यही मदीना वाले पवित्र खलीफा। यानी कि इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ लगभग 14 खलीफा 90 दिनों तक चलेंगे, और यहाँ 37 खलीफा 500 वर्षों तक चलेंगे। तो ये डेट इसलिए दिमाग में रखना है कि जब दिल्ली सल्तनत आया तो खलीफा कहाँ बैठा करता था, बगदाद का अब्बासी खलीफा, और ये बलबन तक रहा है। और बलबन के बाद फिर जो है मिस्र के खलीफा, जैसे कभी आ जाए मोहम्मद बिन तुगलक किससे खिल्लत लेगा, मिस्र के खलीफा से। तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तो पहले मामलूक, गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, फिर बाबर। तो ये चीज अगर दिमाग में नहीं रहेगी तो ये खिल्लत मिल्लत का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, और थियरी नहीं डेवलप कर पाओगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि सल्तनत किसी से जुड़ा है, और जुड़ा किससे है, सुल्तान, और सुल्तान भी किसी से जुड़ा है, किससे, अप्रूवल लेटर ऑफ कैलिफ। सुल्तान किससे जुड़ा है, ये सुल्तान से जुड़ा है, सुल्तान। और खलीफा किससे जुड़ा है,
अब पैगंबर साहब किससे जुड़े हैं? लिंक है। अभी रात में आ जाए प्रभु, हिलाने लगे, जग जाओ मैं आ गया हूँ। अरे बोले मेरे को विश्वास नहीं आ पा। अप्रूवल है, अप्रूवल, क्या करोगे आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप जो पढ़ोगे ना दिल्ली सल्तनत, तो लगेगा कि ये लोग मान मर्यादा भी नहीं रखते हैं, फिर क्यों करते हैं? बोले नहीं, अप्रूवल लेटर ले लो आप, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना, आप सोच लो, विश्व विजय की कामना करता था, तो क्या किसी की परवाह करेगा? अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा है कि आई डोंट केयर फॉर एनीबडी एक्सेप्ट प्रजा, लिखा है उसने। इसका मतलब मान मर्यादा ताक पे रख दिया। तो सुल्तान हमारे निराले होते थे, सम्मान रखते भी थे। कोई पहचान नहीं। ये बताओ, कहते हैं ना एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि में अमम मातृश्वानम आओ। गॉड तो एक ही है, पहुंचने के रास्ते अलग अलग, पहचान नहीं होती है। रूप रंग आकार प्रकार है क्या? कोई आपसे पूछेगा ईश्वर को ले आओ, बोले आई कांट। नहीं रूप रंग आकार प्रकार, सत्ता है, एक सत्ता है जिसको मानना पड़ेगा। और यही एहसास कराया इन्होंने हीरा के पहाड़ी में, किसको? पैगंबर साहब को, कि आप सोचो, उसके बारे में सोचो जिसके कारण पत्ता हिलता। सृष्टि का सृष्टिकर्ता वही है। जैसे पुकार लो, जैसे पुकारोगे पहुंचोगे कहाँ? बाहे गुरु कह लो, सतगुरु कह लो, जो भी कहोगे पहुंचना कहाँ है? वहीं पहुंचना। लड़ाई यहां है, लड़ाई कहाँ? धरातल पर, लड़ाई वहां नहीं। कर्मकांड की लड़ाई है, वाह लड़ाई है। लड़ाई आंतरिक नहीं, वाह लड़ाई। इंसान ने इंसान को लड़वाया बस, क्योंकि लय का मानवता के कारण। आप देखो धर्म युद्ध हो जाते थे, 150-200 वर्ष चलते थे। तो ये चीज दिमाग में रखना है। ये हम लोग इसलिए लिंक कर रहे हैं, कभी भी आएगा दुनिया का पहला खलीफा तो किसको लगाओगे? और दुनिया का पहला सुल्तान, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का पहला रियल संस्थापक कौन आएगा? इल्तुतमिश। लेकिन संस्थापक आएगा तो किससे काम चला लोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि ऐबक मलिक सिपह सालार बन के रह जाएगा, न खान बनेगा न सुल्तान बनेगा। आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत में, पढ़ाएंगे हायरार्की कि ये खान और सुल्तान क्या हैं। एक खान के नीचे 1,00,000 आर्मी होती थी, तो 10 खान के ऊपर सुल्तान। एक सुल्तान कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 खान, और एक खान के अंदर 1,00,000 आर्मी, तो 10 खान 10। आपको 10 लाख आर्मी दे दिया जाए, आप किसी देश को रहने नहीं दोगे। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मैं विश्व विजय करना चाह रहा हूं। तो उनका सलाहकार बुलाया, इधर आ, अभी बच्चे हो, कम सोचो। बोले अच्छा, सॉरी फॉर दैट। क्या करोगे आप? तो बोले फिर क्या करें? बोले सिक्के उक्के पे लिखवा ले, मैं विश्व विजय, यानी कि सिकंदर सानी। तो अपने सिक्के पर लिखवाया सिकंदर सानी, क्योंकि अलाउल मुल्क था, उसी की बात मानता था। तो हम लोग कभी कभी भावावेश में सोच जाते हैं, तो बुलाता गार्जियन इधर आ, तो बोले सॉरी फॉर दैट। ऐसे हो जाता है, क्या करोगे आप? 10 लाख आर्मी भी तो दिख रही है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि ये बैकअप कहां से मिल रहा है, और हम लोगों को पहुंचना था कहां? यहाँ चौरी चौरा 22 और 1924, यानी कि खिलाफत शुरू हुई कहां? 632, और खिलाफत खत्म हुई कहां?
क्योंकि आधुनिक तुर्की के निर्माता बन गए कमाल पाशा, और उन्होंने खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया। और जब खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया तो खिलाफत भी वही। तो जब खिलाफत आंदोलन तो आप पढ़ोगे ही राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसको जोड़ना कहाँ से? खलीफा से। खिलाफत किससे जुड़ा है? और हम लोग प्राय क्या समझ लेते हैं, खिलाफत किससे जुड़ा है? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट से जुड़ा है, लेकिन किससे जुड़ा है एक्चुअली? खलीफा से, कैलिफ से। तो ये ध्यान रखना है। अब आप हेडिंग डालो नेक्स्ट, विदेशी आक्रमण। आज लग रहा है आप लोग भी हैंग कर जा रहे हो बीच बीच में, बुली कहाँ घुमा रहे हैं पूरा है। हाँ, तभी तो आक्रमण होगा। अब लिखो आप कैसे आक्रमण करेंगे हम लोग। पहला जो है, पहला विदेशी आक्रमण जो होगा वो अरबी अटैक। फॉर्मेट बना लो, एक फॉर्मेट बनाओ आप जल्दी जल्दी। पहला जो विदेशी आक्रमण है, पहले हेडिंग डाल लो आप, राजपूत काल में होने वाला विदेशी आक्रमण। और पहला जो विदेशी आक्रमण होगा अरबी अटैक। और अरबी भी मुस्लिम बन गए थे, मुस्लिम वर्ग में थे, इसलिए अरबी मुस्लिम आक्रमण भी कह सकते हैं, भारत के सरहद में प्रवेश करने वाले। अब अरबी आक्रमण, और दूसरा जो है तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तुर्की शब्द जरूर लगा रहेगा, ध्यान रखना। तुर्की मुस्लिम आक्रमण, और इसमें दो प्रकार के आक्रमण होंगे। एक तो यामनी वंश, महमूद गजनवी का, और एक संसबनी वंश। पहले बना लो आप फॉर्मेट, संसबनी वंश। यामनी वंश में आप देखोगे तो इसके संस्थापक कौन होंगे? अलप्तगीन। ये लगभग वही समझ लो आप 962 के आसपास। फिर इसमें एक आएंगे सुबुक्तगीन, फिर आएंगे इनके बेटे महमूद गजनवी। अब आप देखो 986, और यहाँ आप देख ही रहे थे 998 और 999, यहाँ आपने पढ़ाई। और 1030 में गजनी में इनका देहांत हो जाएगा। नमस्ते सर। तो ध्यान रखना है, यानी कि यामनी वंश का संस्थापक आ जाए तो अलुप्तगीन, लेकिन भारत में एंट्री करने वाला पहला आ जाए तो सुबुक्तगीन। लेकिन भारत में आक्रमण करने के लिए फेमस रहा कौन? महमूद गजनवी। लेकिन भारत में पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा तो सुबुक्तगीन, ये ध्यान रखना। संस्थापक अलप्तगीन, पहली बार प्रवेश करने वाला और कई आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी। डायनेस्टी क्या है? साम्राज्य कहाँ है? काबुल, कंधार, अफगानिस्तान। साम्राज्य कहाँ है? गजनी। इसके बाद फिर संसबनी, और संसबनी में गोर घराना, गोर साम्राज्य, मोहम्मद गोरी का, और गोर साम्राज्य। और इसको आप कहाँ से कहाँ तक? पहला आक्रमण और 1206 तक। और इनका नाम क्या है? शिहाबुद्दीन। आप नाम तो देखो पूरी, शिहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, ये नाम है पूरा। मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गोरी। इन्होंने भारत में लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए। ये नाम आ जाएगा तो गोरी खोज भी नहीं पाओगे आप, बोले इतना बड़ा नाम। तो शिहाबुद्दीन इनका नाम, डैडी का नाम, दादा का नाम, पूरे नाम को लेके लगाते थे। तो शिहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गोरी। तो पहले गजनवी आएंगे कि गोरी? पहले गजनवी की गोरी? हाँ, ये सीधा कर लेना आप, ABCD।
नहीं तो आप तो किसी को लगा के चले आओगे। पहला आक्रमण बोले बाबर ही लगा दो, अभी तक बाबर आया नहीं है, ध्यान रखना। तो ये इतिहास का ABCD बोल रहे हैं, अभी गहराई में जाएंगे हम लोग। ABCD यानी कि सेट हो जाए कहाँ कौन है। और यहाँ आप देखोगे तो 712 और 712 ईस्वी सन में अरबी आक्रमण होगा और पहला आक्रमण होगा अब्दुल्ला उबैदुल्ला और दूसरा होगा बुरदैल, ये जल मार्ग से आए। और तीसरा आक्रमण सफल होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यानी कि ये भी थर्ड प्रयास था, पहला नहीं। एक थल मार्ग से आया, विफल हुआ, मारा गया। दूसरा जल मार्ग से आ रहा, विफल हुआ, मारा गया। तीसरा प्रयास मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर आधिपत्य हो जाएगा, सिंध की प्रजा से जजिया कर की वसूली की जाएगी, खम्स, खराज, जजिया, जकात। ये चूंकि आगे भी हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है तो इसको लिंक करेंगे हम लोग। तो एक अरबी आक्रमण और नेक्स्ट यामनी और फिर संसबनी। और संसबनी में सिहाबुद्दीन छोटे भाई, गयासुद्दीन बड़े भाई, तो सिहाबुद्दीन, मुइज़ुद्दीन, मोहम्मद बिन साम अर्थात मोहम्मद गोली। अब आप देखो इनके जो सिक्के होते थे वो संस्कृत में लेख युक्त सिक्के होते थे और इनके जो सिक्के हैं वो लक्ष्मी प्रकार के सिक्के। तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, अल बरूनी के बारे में भी देखेंगे। पहला मुस्लिम जो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पुराणों को पढ़ रहा, संस्कृत के ग्रंथ का अध्ययन कर रहा, ज्योतिष के क्षेत्र में मानदंड स्थापित कर रहा, और वही नंबर सिस्टम आएगा, वर्गमूल आएगा, पूरा साम्राज्य जो है। यानी कि अरबी हमसे ले गए, यूरोप में दिए, यूरोप वाला रिटर्न करके हमें दे रहा और कह रहा कि ये हमारा। ऐसी कुछ सिस्टम आया। अरबी अटैक होगा तो अरबी हमसे ले गए और प्रचार कहाँ किए, यूरोप, और यूरोप वाले आए तो कह रहे हैं क्या ये हमारा मूल है। ये ज्ञान होगा। अरबी में खुद ट्रांसलेशन भी होंगे, अरबी ग्रंथ भी लिखे जाएंगे, फिर पर्शियन आएगा, फारसी। ठीक है, तो यहीं पर आप इसको रोक दो, यहीं से हम लोग प्रवेश कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत। दैट्स वेरी वेरी ऑल। जय हिंद, जय भारत।